Welcome students in online classes of Divine Public School. In this video, I am going to explain another important story of class 12th English textbook Flamingo. Chapter number 4, The Rat Trap, written by Selma Lagerlöf. The Rat Trap is written by Selma Lagerlöf, a Swedish writer. The story is interesting. It reads like a fairy tale. The Rat Trap is based on the theme that the essential goodness in a human being can be awakened through understanding and love. The writer has beautifully brought out human loneliness and the need to bond with others. At first, students summary in Hindi. एक समय एक व्यक्ति तार की बनी हुई चूहे पकड़ने की छोटी चूहेदानियां बेचता हुआ घूमता रहता था। वह इन्हें स्वयं बनाता था, किंतु उसका धंधा कतई लाभदायक नहीं था। अतः स्वयं को जीवित रखने के लिए उसे भीख मांगनी पड़ती थी तथा थोड़ी सी चोरी भी करनी पड़ती थी। उसके वस्त्र फटे चीथड़े थे, उसके गाल धंसे हुए थे, आंखों से भूख दिख सकती थी। उसका जीवन उदासी तथा एकरसता से भरा हुआ था। दुनिया में ऐसा प्रतीत होता था कि उसका कोई साथी नहीं था। एक दिन उसे एक विचार सूझा कि पूरा संसार ही एक बड़ी चूहेदानी के अतिरिक्त कुछ और नहीं है। यह लोगों को, यह मतलब दुनिया, लोगों को धन एवं प्रसन्नता, भोजन, घर, गर्मी, वस्त्र भेंट करके उसी प्रकार चारा डालता है जैसे चूहेदानी में पनीर या मांस डालकर रखकर चूहे को फंसाने की प्लानिंग की जाती है। ज्यों ही कोई व्यक्ति चूहे के समान प्रलोभित होकर इस ललचाने वाले चारे को छुएगा, वह चूहेदानी में बंद हो जाएगा और तब प्रत्येक बात समाप्त हो जाएगी। एक अंधेरी शाम को वह भारी कदमों से धीरे धीरे चल रहा था। तभी उसने सड़क के समीप एक छोटा सा कुटीर अर्थात झोपड़ी देखा। उसने रात के लिए शरण मांगने के लिए दरवाजा खटखटाया। इसका स्वामी एक वृद्ध व्यक्ति था। उसकी पत्नी अथवा कोई बच्चा नहीं था, अर्थात परिवार में कोई भी सदस्य नहीं था। वह अकेला था। अकेलेपन में किसी ऐसे व्यक्ति को पाकर जिससे कि वह बातें कर सके, वह अति प्रसन्न था। उसने रात के अल्पाहार के लिए उसे हलवा तथा धूम्रपान की पाइप के लिए तंबाकू दिया। फिर उसने अपनी पुरानी ताश की गड्डी निकाली और सोने का समय होने तक अपने अतिथि के साथ मेजोलिस नामक खेल खेलता रहा। अपने समृद्धि के दिनों में स्वागत करता रैमशो आयरन वर्क्स में खेती का स्वामी था। उसने भूमि पर काम किया था। अब वह शारीरिक परिश्रम नहीं कर सकता था। उसकी गाय अब उसे सहारा दिया करती थी। यह असाधारण गाय मक्खन बनाने के कारखाने के लिए प्रतिदिन दूध दे सकती थी, अर्थात आजीविका का उसका जो साधन था, अब वो उसकी गाय थी। उसने अजनबी को बताया कि पिछले महीने उसे भुगतान में पूरे 30 क्रोनर प्राप्त हुए थे। खेतिहर ने अपने अतिथि को 3 मुड़े तुड़े 10-10 क्रोनर के नोट दिखाए, जो उसने चमड़े के उस बटुए से निकाले जो एक कील से खिड़की की चौखट में लटका हुआ था। अगले दिन दोनों व्यक्ति जल्दी उठे। भूस्वामी को अपनी गाय को दूहने की शीघ्रता थी तथा दूसरा व्यक्ति भी तब बिस्तर में नहीं पड़ा रहना चाहता था जबकि उसका स्वागत करता जाग चुका हो। वे एक साथ कुटीर छोड़कर गए। भूस्वामी ने द्वार को ताला लगाया तथा अपनी चाबी अपने जेब में रख ली। चूहेदानी वाले व्यक्ति ने अपने मेजबान को अलविदा कहा तथा धन्यवाद कहा और चला गया। आधे घंटे के उपरांत
चूहेदानी बेचने वाला व्यक्ति लौट आया। उसने खिड़की का शीशा तोड़ा, अपना हाथ अंदर डाला और बटुए को लपक लिया। उसमें से उसने धन निकाला और अपनी जेब में रख लिया। फिर उसने अत्यंत सावधानी से चमड़े के बटुओं को उसके स्थान पर लटका दिया तथा वहां से सावधानी पूर्वक दूर चला गया। उसे अपनी चुस्ती पर प्रसन्नता महसूस हुई। फिर उसने महसूस किया कि उसे सार्वजनिक पथ पर आगे चलने का साहस नहीं करना चाहिए, अतः उसने जंगल का रास्ता पकड़ लिया। वह एक विशाल तथा भ्रमित करने वाले वन में चला गया। उसने महसूस किया कि वह वन के एक ही भाग में चक्कर काटे जा रहा था। उसने सोचा कि उसने स्वयं को शिकार फंसाने वाले चारे द्वारा मूर्ख बनने दिया तथा पकड़ा गया। सारा वन उसे एक अभेद्य कारागार प्रतीत होने लगा, जिससे वह कभी बचकर निकल नहीं पाएगा। दिसंबर के कई दिन बीत चुके थे। अंधेरे ने खतरे तथा उसकी उदासी और निराशा को बढ़ा दिया। वह जंगल में भूमि पर धंस गया, क्योंकि वह बिल्कुल थक गया था। सभी उसे हथौड़े की चोटों की ध्वनि सुनाई दी। उसने अपनी सारी शक्ति एकत्रित की, उठ खड़ा हुआ तथा लड़खड़ाता हुआ ध्वनि की दिशा में चल पड़ा। वह लोहा पिघलाकर गढ़ने वाली एक भट्टी के पास पहुंचा, जहां लुहार मिस्त्री तथा उसका सहायक भट्टी के निकट बैठे प्रतीक्षा कर रहे थे कि कच्चा लोहा गर्म होकर तैयार हो, ताकि वे इसे निहाई पर रख सकें। वहां कई ध्वनियां थीं। बड़ी कनियां कराहती थीं। जलता हुआ कोयला चटक कर टूटता था। आग में ईंधन झोंकने वाला लड़का काफी खनक के साथ फावड़े से लकड़ी का कोयला फेंकता था। जलप्रपात दहाड़ता था, क्योंकि जंगल का यह दृश्य है। तीव्र उत्तरी पवन ईंटों की टाइलों से बनी छत पर तेजी से वर्षा कर रही थी। इन सारे शोर के कारण लुहार ने यह ध्यान नहीं दिया कि एक व्यक्ति ने फाटक खोला था तथा लुहार खाने की भट्टी में प्रवेश कर गया था, जब तक कि वह व्यक्ति भट्टी के पास ही न पहुंच गया। लुहारों ने मात्र लापरवाही तथा उदासीनता से इस बिना बुलाए आने वाले की तरफ देखा, जिसकी लंबी दाढ़ी थी, गंदे फटे चीथड़े थे तथा उसकी छाती पर चूहेदानियों का एक गुच्छा लटक रहा था। फेरी वाले ने ठहरने की आज्ञा मांगी। बिना कोई शब्द कहे लुहार मिस्त्री ने सिर हिलाकर गर्वीली सहमति प्रकट की। तभी लोहे का स्वामी, जो रॉयंसो आयरन मिल का मालिक, आया। कारखाने के लुहार खाने में निरीक्षण हेतु अपने रात्रि दौरे पर वह पहुंचा था। लोहे के कारखाने के स्वामी ने देखा कि गंदे फटे वस्त्रों में एक व्यक्ति भट्टी के समीप बैठा हुआ है। उसने उससे निवेदन किया कि आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। उसे ऐसा लगा कि वो उसके वहां काम करने वाला पुराना वर्कर है, लेकिन रैटट्रैप सेलर ने जाने से मना कर दिया। लोहे के कारखाने के स्वामी ने यह मान लिया कि वह दयनीय वस्त्रों के कारण परेशानी महसूस कर रहा था। उसने कहा कि उसकी पत्नी एलिजाबेथ का देहांत हो चुका था। उसके पुत्र विदेश में थे तथा केवल उसकी सबसे बड़ी पुत्री उसके साथ थी। उसने अजनबी को अपने साथ क्रिसमस व्यतीत करने का पुनः निमंत्रण दिया। अजनबी ने 3 बार मना कर दिया। अंत में मालिक की लड़की वहां आती है और वो रैटट्रैप सेलर को इनवाइट करती है। उसकी बातों को सुनकर रैटट्रैप सेलर अपने आप को रोक नहीं पाता है। घर पहुंचने के उपरांत वहां उसकी इतनी अवभगत की जाती है कि उसके अंतःकरण में यह बार बार सवाल उठता है कि मैंने जो चोरी किया है उस गरीब आदमी के घर में 30 करोड़ चुरा कर, तो क्या मैंने सही किया हुआ है। कहानी के अंत में स्टूडेंट्स, पश्चाताप में जलता हुआ रैटट्रैप सेलर ने गलती को एक्सेप्ट करता है। 30 करोड़ आयरन मिल के मालिक के घर में टेबल पर रखकर वहां से वो विदा ले लेता है, बिना किसी को बताए चला जाता है। तो कहानी के अंत में ये देखा गया है, ये हम पाते हैं कि गुड वर्क से कैसे हम
किसी के सोल को चेंज कर सकते हैं, उसके लाइफ स्टाइल को बदल सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है। आपके पास नोटबुक होगा, उसकी सहायता से आप इस चैप्टर को प्रिपेयर कीजिएगा। होमवर्क आपके लिए है कि प्रिपेयर समरी ऑफ द चैप्टर एंड मेक नोट्स ऑफ ऑल important characters.